ये देखिए जो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, इसका इन्फॉर्मेशन हैंडआउट है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर के लिए। टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? नंबर 1 मराठी लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क के लिए। इंग्लिश और मराठी के अंदर दोनों में ये रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है ये भी 10 क्वेश्चन है, उर्दू में भी 10 क्वेश्चन है। उर्दू के क्वेश्चन उर्दू में हो गए और इसके मार्क्स 20 है, आपके 60 मार्क यहाँ पर हो गए। जनरल स्टडीज़ के 35 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट के 35 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हैं। 120 मिनट का ये टेस्ट है। दूसरा लीगल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर का मैं समझता हूँ आज हो गया है, इसके लिए उसका मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। 120 मिनट का टाइम है पूरे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको 180 मिनट वहाँ पे रहना पड़ सकता है। वहाँ पर बैठ रहे हैं, आपका चेक हो रहा है, एप्लीकेशन चेक हो रहा है, आप आईडी पासवर्ड एंटर कर रहे हैं और फिर बाद में निकलने के लिए, तो आप अपने जहन में 180 मिनट रखिए। इसी तरह क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश, मराठी और उर्दू लैंग्वेज के छोड़कर सारे क्वेश्चन क्या होंगे? मराठी और इंग्लिश में ही होंगे। और सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 5 आंसर आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। आपको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर माउस से क्लिक करना है और वो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। अल्टरनेटिव ऑप्शन जो आपने क्लिक किया है उसको ट्रीट किया जाएगा आपके आंसर के तौर पर। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है, लेकिन ये आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप गैस मत कीजिए, रैंडम गैस करके मत मारिए। फिर ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस हैंडआउट के अंदर दिए गए हैं वो इलस्ट्रेटिव है और नॉट एग्जॉस्टिव, यानी आपको सिर्फ दर्शाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। और एक्चुअल एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ी हायर डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे। और सम और ऑल ऑफ दीज टाइप्स एंड ऑल्सो, अच्छा जो टाइप के यहाँ दिए वैसे हो गए या और दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये नीचे फिर पेपर दिया है, आप लोगों को सब उसको महावक्फ की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये देखिए जैसे लाइवली है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि अपोजिट मीनिंग के अंदर क्या है। तो लाइवली का सिंपल, वीक, डल, एंग्री, मोरॉन, तो मुझे लग रहा है कि उसका लाइवली का डल होना चाहिए। तो ऐसा आप उसका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मंदरजा झेल मौजू लफ्ज़ से खाना पूरी कीजिए। है डैश गुज़र भी रात आखिरी, तो है रहे, सकता रहा, है चुकी गुज़र भी रात आखिरी। था रहा कर डैश नाम का उसका वो, था रहा कर जश्न नाम का उस वो, या था रहा कर बना या सुनाई, तो जश्न आना चाहिए मेरे हिसाब से। गए उड़ तोते तो के इस समझ सच, सचमुच उसके तो तोते उड़ गए। अरे यार ये उल्टा लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट से लिखा हुआ है। वो उसके नाम का वो उसका नाम रोशन कर रहा था, ऐसा है। उल्टा पढ़िए, लेफ़्ट से पढ़िए। माशाल्लाह, देखिए आखिरी रात भी गुज़र चुकी है, गुज़र रहा है, चुका है तो रही है। बहुत ज़बरदस्त। जनरल स्टडीज़ के हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की है, ज्योग्राफी वो सारी आप जानते हैं। फिर टेस्ट वगैरह तो आप देख लीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? कंडक्टेड ऑनलाइन, बोले तो कंप्यूटर के ऊपर होगा ये। फिर टेस्ट मराठी इंग्लिश के अंदर होगा। बाकी जो मराठी इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के पेपर है वो अपनी अपनी ज़ुबान में होंगे। ऑल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। 5 में से आपको एक जवाब करना है। कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर के ऊपर माउस क्लिक करना है। फिर आंसर फाइनल कब कंसीडर किया जाएगा? फाइनल इवैल्यूएशन के लिए कब उसको माना जाएगा? ओनली व्हेन, सिर्फ जब के कैंडिडेट ने क्या किए हैं? सेव और नेक्स्ट किए हैं, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट किए हैं, जब भी उसको फाइनल माना जाएगा। ये 2 में से कोई एक किए हैं जब भी माना जाएगा, वरना ये आपको हर क्वेश्चन को सेव करना है कि हाँ ये मैं सोच रहा हूँ करेक्ट है, उस पर और क्लिक करके बढ़िए आगे। फिर जो क्लॉक है सर्वर के अंदर जो सेट की गई है घड़ी, काउंटडाउन टाइमर जो है वो कॉर्नर में स्क्रीन पे आपको बताता रहेगा आपका कितना टाइम बचा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर क्लॉक जब आखिर में ख़त्म हो जाएगी तो आपको सबमिट नहीं करना। व्हेन द क्लॉक रन्स आउट द एग्ज़ाम एंड्स बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ तो आपको ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाएगा 2 घंटे में, आपको कुछ सबमिट नहीं करना है। फिर क्वेश्चन पैलेट जो है राइट स्क्रीन पे, तो वो कुछ इस तरीके से बताएंगे। आपने अगर नहीं देखा है तो ऐसा बताया कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। फिर रेड वाला ये है कि आपने उसको जवाब ही नहीं दिया, आपने देख लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। ग्रीन वाला बोले तो आपने आंसर कर दिया। फिर चौथा जो नंबर है वैसा अगर बता रहा है पर्पल के अंदर, बैगनी में
तो वो है कि आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन का, लेकिन आपने क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क किया है। फिर पांचवा जो बता रहा है ग्रीन और बैगनी, तो वो है कि आपने जवाब दे दिया और मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो ये इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस क्या करता है, आपको ये याद दिलाता है कि आपको क्या करना है, वापस से क्वेश्चन पे आना है और आंसर अगर आपने सिलेक्ट कर लिया मार्क फॉर रिव्यू, आंसर विल क्या होगा, फाइनल आपका माना जाएगा। तो मार्क फॉर रिव्यू और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू ये दोनों आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए छठा पॉइंट ये है कि आप फॉलोइंग कर सकते हैं। नंबर 1 के क्लिक कीजिए क्वेश्चन नंबर के ऊपर, क्वेश्चन पैलेट के अंदर जो आपको दिया गया है वहाँ पर राइट साइड में स्क्रीन के होगा, और इसी तरह उसको सिर्फ क्लिक करने से आपका क्वेश्चन आंसर नहीं होता, आपको सेव और नेक्स्ट करना है, और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ये सेव करने के लिए, आपको आंसर सेव करने के लिए ये चीज़ करनी है। फिर 7वां पॉइंट ये है कि टू सेलेक्ट आंसर क्लिक ऑन वन ऑफ द ऑप्शन बटन, तो जो भी ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा आंसर जो सिलेक्ट करना है। बदलने के लिए क्या करना है, आंसर अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो क्लिक अनदर डिजायर्ड ऑप्शन बटन, दूसरा बटन दबा दो, ए सिलेक्ट किया तो बी सिलेक्ट कर लो आप। फिर 9वां पॉइंट है कि आंसर को सेव करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सेव एंड एग्जिट, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला, आपको ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है, फिर सेव एंड एग्जिट भी सिलेक्ट करना है। डी सिलेक्ट करना है, आपने आंसर कर दिया लेकिन आपको उसको अब नहीं करना है, तो क्या करेंगे आप, क्लियर रिस्पॉन्स, उधर पे ऑप्शन आएगा आपको, तो आपने जो सिलेक्ट किया वो गायब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को मार्क करने के लिए क्या है, रिव्यू के लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, कि आपने जवाब तो दिया लेकिन आपने उसको रिव्यू वापस आपको एक बार देखना है उसको, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आंसर अगर सिलेक्ट किया जा रहा है क्वेश्चन के लिए जो कि मार्क फॉर रिव्यू है, तो उसको फाइनल आंसर उसको भी कंसीडर किया जाएगा। सेव कर दिया है तो भी फाइनल माना जाएगा आंसर, जब अगर टाइम खत्म हो जाता है तो, और आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया है वो भी आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। आपको आंसर अगर चेंज करना है तो आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर नए आंसर के ऑप्शन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा और सेव और नेक्स्ट बटन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस दैट आर सेव्ड और मार्क फॉर रिव्यू आफ्टर आंसरिंग विल ओनली बी कंसीडर फॉर रिवैल्यूएशन, ये फिर से दोहरा रहे हैं उस बात को कि जो सेव कर दिए गए या मार्क फॉर रिव्यू किए वो ही फाइनल इवैल्यूएशन में आपके आएंगे, उसी को चेक किया जाएगा। 14 पॉइंट है कि जो सिलेक्शंस विल बी डिस्प्लेड ऑन टॉप बार ऑफ स्क्रीन, जो सिलेक्शन है आपके वो टॉप में स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दिखाएंगे। क्वेश्चंस इन सेक्शन कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन द सेक्शन नेम, सेक्शन यू विल बी हाईलाइटेड, तो अलग अलग सेक्शंस उसमें बताए जाएंगे, आप उसको क्लिक करके वो सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। माउस कर्सर को आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहाँ वहाँ हिला सकते हैं सेक्शन नेम के ऊपर, आपको ये देखने के लिए कि उसमें कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, स्टेटस क्या है वो क्वेश्चंस का, कितने कर लिए हैं, कितने बाकी हैं, कितने रिव्यू करें आपने। फिर आप जो है 120 मिनट के अंदर कितनी भी बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 18वां पॉइंट ये है कि कैंडिडेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसके इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। कोई भी कैंडिडेट अगर उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है तो उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और अनफेयर मीन्स माना जाएगा, और ऐसे कैंडिडेट को डी बार कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर से। कितने दिन के लिए वो डिसाइड करेगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ। 19वां पॉइंट ये है कि कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटर को ये पूछ सकते हैं कि उनका डाउट है और क्वेश्चंस अगर कुछ है तो ओनली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, पहले पूछना पड़ेगा। 120 मिनट का काउंटडाउन आपका चालू हो गया तो उसके बाद कुछ भी वो आपको जवाब नहीं देने वाले, जैसा पेपर है वो सबके लिए है। 20वां ये है कि 120 मिनट जब ख़त्म हो जाएंगे तो कैंडिडेट को अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्वेश्चन और चेक भी नहीं कर सकता, और आंसर्स ऑफ द कैंडिडेट वुड बी सेव्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक को सेव कर लेंगे जिसको आपने सेव किया है या जिसको मार्क फॉर द सेव किया है। अगर आपने सबमिट बटन भी नहीं सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 21वां पॉइंट ये है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फाइनली सबमिट अनलेस दे हैव एग्जॉस्टेड द एक्चुअल टेस्ट टाइम। आप बीच में से नहीं जा सकते, फाइनली आप सबमिट ही नहीं कर सकते, आपको 120 मिनट ऑटोमेटिक वो कट ऑफ है, जब ही सबमिट हो सकता है। किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी भी वजह से कैंडिडेट शुड अ कैंडिडेट क्लिक ऑन एनी ऑफ द कीबोर्ड कीज वंस द एग्जाम स्टार्ट एज दिस विल लॉक द एग्जाम। अच्छा, ये बड़ा अहम बात है कि कीबोर्ड की पे अगर आपने क्लिक कर दिए तो वो लॉक हो जाएगा एग्जाम, तो कीबोर्ड की पे आपने
एग्ज़ाम शुरू होने के बाद कुछ भी नहीं करना है। फिर दूसरे जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि रिपोर्टिंग टाइम और वेन्यू कॉल लेटर के अंदर दिया गया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आप एक दिन पहले जा सकते हैं। अब मसला ये है कि शाम हो रही है, रात हो रही है, अब तो जाकर देखना भी मुश्किल है, लोकेशन कंफर्म करना, लेकिन ये बड़ा अहम होता है। लास्ट मोमेंट पे हमेशा मसला होता है, लेट कमर्स को लिया नहीं जाएगा। और कॉल लेटर जो है वो अपने साथ में लेकर आना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसके ऊपर चिपका कर, और सेम फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन में दिया है वो अगर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर इंस्ट्रक्शन जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपको दे रहा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ आपको दे रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उनके जो होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। अगर आप वॉयलेट करते हैं इंस्ट्रक्शन, उनकी बात नहीं सुनते, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि पतली गली से निकल लो, मुफ्ती तारिक मसूद की ज़ुबान में। और नो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स, बुक, नोटबुक, रिटर्न नोट, सेलफोन कुछ भी अलाउड नहीं है। छठा पॉइंट ये है कि प्लीज़ ब्रिंग लेटर विथ योर रिसेंट फ़ोटो एफिक्स देयर ऑन। तो रिसेंट फ़ोटो उस पर लगे हुआ रहना, अपना फ़ोटो कॉपी ID प्रूफ अपने पास रहना। और दिस इज़ एसेंशियल, प्लीज़ हैंड ओवर कॉल लेटर अलॉन्ग विथ फोटो कॉपी ऑफ फोटो ID प्रूफ ड्यूली स्टेपल टुगेदर टू इन्विजिलेटर। दोनों को अपने को क्या करना है, कॉल लेटर प्लस अपना फ़ोटो ID को स्टेपल करना है और अपने को इन्विजिलेटर को दे के निकलना है। करंटली वैलिड आपका फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक जिसके ऊपर फ़ोटो हो, और जो कॉलेज का कोई ID है तो वो भी चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, बार काउंसिल का कुछ है तो वो चलेगा, वकील वगैरह अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं चलेगा, ये याद रखिए आप। फिर ये भी देखिए कि आपका नाम जो कॉल लेटर में आ रहा है सेम मैच करना चाहिए। शादी वादी का जो मसला है इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने बता दिया, आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है या गैजेट वगैरह लेके जाना है। फिर बायोमेट्रिक डेटा जो है वहाँ पर कैप्चर किया जाएगा, तो बायोमेट्रिक डेटा के बारे में जो भी डिसीजन होगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी का, तो वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। और वो प्रोसेस के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, बायोमेट्रिक डेटा की जो कैप्चरिंग वो करेंगे, तो कैंसलेशन हो जाएगा आपके कैंडिडेचर का। फिर कुछ चीज़ें जो है उसके मुतालिक ये फॉलोइंग है। ए, फिंगर कोटेड है, अगर आपके मेहंदी है, कलर है, इंक वगैरह है तो एकदम अच्छे से धो लीजिए उसको। और दूसरा ये कि फिंगर्स अगर गंदे है, डस्टी है, मिट्टी है उसके ऊपर, तो उनको भी अच्छे से धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए, साफ़ कर लीजिए ताकि बायोमेट्रिक अच्छे से कैप्चर किया जा सके। इंश्योर फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स आर ड्राई, जो दोनों सूखे होने चाहिए आपके। मॉइस्ट फिंगर जो होंगे उसको आपको कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। प्राइमरी फिंगर इंजर्ड हो रहा है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली नोटिफाई करना पड़ेगा अथॉरिटी को। और इससे क्या होगा, ये सब अगर कुछ नहीं करते तो आपको एडमिट नहीं करेंगे। आपका आंसर जो है वो एनालाइज किया जाएगा दूसरे कैंडिडेट्स के साथ। अगर आजू बाजू वालों के साथ ऐसा पैटर्न उनको लगता है तो आपका वो कैंसिल कर सकते हैं। उनको लगता है कि आपने चीटिंग की और आप उसको, उनको जेन्युइन स्कोर्स वगैरह जो है वो अगर नहीं बता पा रहे हैं कि भाई ऐसा बिहेवियर अगर आपका है, तो इसके लिए चीटिंग करो ही मत। बॉल पॉइंट पेन लाना है आपको साथ में, स्टैम्प लेके आना है, शीट ऑफ पेपर आप लेके आ सकते हैं। और टेस्ट जब ख़त्म हो गया तो ये सब वापस दे देना है। और कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, सारा हमने दूसरे शॉर्ट्स के अंदर बता दिया है। गुड लक। हाँ, तकदीर पे भरोसा कर लो, जाके बिंदास एग्ज़ाम दे दो और अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे। और एक बात ये भी याद रखो कि रिस्क का देने वाला अल्लाह है। ये एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं, बाकी मर्ज़ी अल्लाह की। उसके पास n नंबर ऑफ़ ज़राए हैं जहाँ से आपको वो रिस्क हमको और आपको दे सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।